हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सो बच्चों, आप जान रहे हैं कि मैं पॉलिटी भी करा रहा हूँ और अब तो मैंने उत्तराखंड की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। और आज से ही आपको जो है वो यूपीएससी जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस वाली मेंस की क्लासेस थी, जीएस पेपर फर्स्ट की ज्योग्राफी की, वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। सो देखिएगा, मैंने प्रेसिडेंट शुरू किया था, राष्ट्रपति शुरू किया था, और मैंने कहा भी था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और देखिए, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है कि हाँ भाई हम बहुत जल्दी चीज़ों को समाप्त करने की कोशिश करें। इतनी कोई जल्दी है नहीं, अभी आराम से लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में एक क्लास हमारी हो चुकी है, ठीक है। जो भी इससे पहला वाला लेक्चर था वो मैं राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा चुका था, और उसमें मैंने आपसे कुछ आर्टिकल डिस्कस किए थे। मेनली आर्टिकल 52 की बात की थी, आर्टिकल 53 की बात की थी, आर्टिकल 54 की बात की थी, आर्टिकल 55 की बात की थी, आर्टिकल 56 की बात की थी। इतने आर्टिकलों की हमने बात की थी। देखिएगा, आर्टिकल 52 क्या कहता है, मैंने बताया था। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और सम्मान के वरीयता क्रम में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो आपके भारत के प्रथम नागरिक हैं, वो उस सम्मान की वरीयता श्रेणी में वो सबसे ऊपर आते हैं। इसके बाद मैंने बात की थी आपसे आर्टिकल 53 के बारे में, जिसमें मैंने कहा था कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी और इनका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। लेकिन इसी के साथ मैंने आपको एक आर्टिकल और बताया था, जो अब आप जोड़ करके पढ़ेंगे, 74। तो ये क्या कहता है आर्टिकल 74 कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रमुख हैं क्योंकि उन्हें मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करना पड़ता है, और मेनली मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास, और राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। इसके बाद फिर हमने बात करी थी आर्टिकल 54 की, जिसमें हमने बात की थी निर्वाचन के बारे में, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और निर्वाचन किस मंडल के द्वारा होता है, उस मंडल में कौन कौन होते हैं। और वहां पे मैंने बात करी थी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में एक तो आपके संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और जो समस्त राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें केवल दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं शामिल। ये मैंने अभी तक आपसे बात की थी आर्टिकल 54 में। इसके बाद आर्टिकल 55 में हमने बात की थी निर्वाचन की रीति के बारे में, और जहां पर मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, आपका एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा, और पूरा मैंने समझाया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जस्ट इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर के। इसके बाद आर्टिकल 56, इसमें बात करी गई थी राष्ट्रपति की पदावधि की, और मैंने बताया था राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है। उनके शपथ ग्रहण से 5 वर्ष की उनकी पदावधि होती है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी उनका पद समाप्त हो सकता है। कैसे? या तो वो अपनी स्वेच्छा से उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दें, या फिर संविधान के उल्लंघन के उपलक्ष्य में उन पर महाभियोग की शुरुआत हो जाए, और या फिर किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाए, तब इस कंडीशन में उनकी पदावधि समाप्त हो जाएगी। अब इससे आगे हमें बात करनी है आर्टिकल 57 की, 58, 59, 60, 61, 62, इनकी हमें बात करनी है, ठीक है। तो आगे जो हमें बात करनी है वो कितने आर्टिकल के बारे में बात करनी है? एक बात करनी है आर्टिकल 57 के बारे में, आर्टिकल 58 के बारे में, आर्टिकल 59 के बारे में, और उसके बाद आर्टिकल 60, 61 एंड 62 के बारे में हमें बात करनी है। और उससे आगे के जो आर्टिकल हैं, उस आर्टिकल में किसकी चर्चा मिलती है? उपराष्ट्रपति की। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 57 की। देखिए, आर्टिकल 57 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है पुनः निर्वाचन की, ठीक है। पुनः निर्वाचन का मतलब समझिएगा। देखिएगा, कुछ देशों में ऐसा रूल है कि भाई वहां पर राष्ट्रपति एक बार बन जाए या 2 बार बन जाए, लेकिन उसके बाद वो नहीं बनेगा, यानी फिर वो राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है तो वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। इस संदर्भ में हमारा संविधान मौन है। संविधान में यह नहीं कहा गया है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि अगर आप देखें तो राजेंद्र प्रसाद के विषय में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, लेकिन ऐसा कोई निर्बंधन नहीं है कि कोई व्यक्ति 2 या 3 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो आर्टिकल 57 किसी भी व्यक्ति को ये पावर दे रहा है कि अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव एक बार जीत जाता है तो उसके बाद भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, और अगर जीत जाए तो वो पद पर बना रहेगा।
लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें अमेरिका के बारे में, तो यहाँ पर ये काफ़ी बार अमेरिका के बारे में पूछ लेता है बात। ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के संदर्भ में बात कुछ और है। मेनली अमेरिका के संदर्भ में कोई व्यक्ति केवल कितनी बार राष्ट्रपति का इलेक्शन जीत सकता है या रह सकता है? 2 बार। मतलब मेरी बात समझिएगा, वहां पर केवल 2 बार का है। और ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल वहां पर कितना होता है? मतलब 4 वर्ष होता है। इसका मतलब कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा वहां पर राष्ट्रपति रह सकता है। तो कितना रह सकता है? 4 4 प्लस कितना हो गया? 8 वर्ष ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति वहां पर राष्ट्रपति रह सकता है। तो ये है आर्टिकल 57, इसके बारे में चीजों को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करनी है हमें आर्टिकल 58 के बारे में। इंपॉर्टेंट है, मैंने घर से पढ़ने के लिए भी दिया था आपसे कि आपको पढ़ के आनी है योग्यताएं, कि राष्ट्रपति के पद की क्या क्या योग्यताएं हैं। इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली बात है योग्यता को लेकर के, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है और वो राष्ट्रपति बनेगा, उसके लिए एक शर्त यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, पहली बात है। अब देखिएगा, मैंने आपको जब मैं नागरिकता पढ़ा रहा था उस संदर्भ में मैंने आपसे बात करी थी कि भारत में नागरिकता कितने आधार पर दी जाती है, और वहां पर मैंने बताया था कि 5 आधार पर भारत में नागरिकता दी जाती है। शायद आपको पता होगा, एक जन्म के आधार पर देते हैं, एक वंश के आधार पर देते हैं, एक पंजीकरण के आधार पर देते हैं, एक देशीयकरण के आधार पर देते हैं और एक भूमि अर्जन के आधार पर देते हैं। मतलब कि जन्म के अलावा और भी बहुत सारे आधार हैं जिनके आधार पर हम नागरिकता दे देते हैं। काफी तरीके तो ऐसे हैं, पंजीकरण और देशीयकरण, कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति भी हमारे यहाँ की नागरिकता ले सकता है, बस उसके साथ कुछ शर्तें हैं। क्या इसके लिए कोई प्रावधान है कि वही नागरिक जो है वो आपका राष्ट्रपति बन सकता है जो जन्म के आधार पर जिसे नागरिकता मिली हो, यानी जिसका जन्म भारत में हुआ हो? देखिए, ऐसी कोई भी शर्त भारत में नहीं है। बस भारत में इतना कहा गया है कि वो भारत का नागरिक हो, वो चाहे किसी भी आधार पर हो। 5 आधार है, 5 आधारों में से किसी भी आधार पर हो, चाहे वो जन्म के आधार पर उसने नागरिकता ली हो, चाहे उसने वंश के आधार पर ली हो, चाहे उसने पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ली हो, या चाहे उसने देशीकरण के आधार पर नागरिकता ली हो, देशीयकरण के आधार पर, और या फिर लास्ट उसने भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता ली हो। किसी भी आधार पर अगर किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता ली है तब भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। बट यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए, अगर आप अमेरिका के बारे में बात करें, अगर आप अमेरिका को देखें तो वहाँ पर ये प्रावधान नहीं है। वहाँ की ये शर्त है कि वहाँ का व्यक्ति जन्म के आधार पर वहाँ का नागरिक होना चाहिए अगर उसे राष्ट्रपति बनना है तो। यानी अमेरिका का वही व्यक्ति नागरिक बन सकता है जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है। नागरिकता देने के 2 सिद्धांत होते हैं, एक होता है यूस सैंग्विनिस, एक होता है यूस सोलाए। यानी एक तो कि भाई उस भूमि पर जन्म हुआ हो। तो मेनली अमेरिका की जब बात करते हैं तो अमेरिका वरीयता देता है यूस सोलाए को, यानी वो व्यक्ति जिसका वहां पर जन्म हुआ है, जन्म के आधार पर यदि उसको नागरिकता मिली है तभी जो है वो वहां पर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, वो उसका चुनाव लड़ सकता है और जीत करके उस पद पर बना रह सकता है। तो एक पहली शर्त तो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा फिर आगे की बात करते हैं और क्या क्या शर्त है। एक उसके आयु की भी बात की गई है, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक आप सोचिए कि वरीयता श्रेणी में, सम्मान की वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है और पहला नागरिक माना जाता है। तो इसके लिए आयु भी का भी प्रावधान रखा गया है, और आयु कितनी रखी गई है? 35 वर्ष। यानी कम से कम उस व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अगली बात ही यहाँ पर एक योग्यता और दी गई है, और वो ये कही गई है कि वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, चुने जाने की योग्यता रखता हो। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर केवल बात कही गई है कि योग्यता रखने की, ये नहीं कहा गया है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, ये बात नहीं कही गई है। केवल क्या बात कही गई है कि वो लोकसभा का सदस्य बने जाने की योग्यता रखता हो। अब बात आती है कि ऐसा क्यों किया गया, ये प्रावधान क्यों डाला गया। देखिए, राष्ट्रपति जो है वो केवल कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती, बल्कि राष्ट्रपति विधायिका का भी भाग होता है। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, इस बात को समझिएगा। देखिए, जब हम राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति हमारी संसद का भी अंग होता है, हमारी संसद का अंग है। आपसे पूछे संसद में कौन कौन शामिल होता है और आप जवाब में अगर दें कि लोकसभा और राज्यसभा, तब आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। बिना राष्ट्रपति के संसद पूरी नहीं हो सकती है। अब चूंकि आप जानते हैं कि कोई भी विधेयक वो कानून तभी बन सकता है
जब उसे लोकसभा की अनुमति मिल जाए, राज्यसभा की अनुमति मिल जाए और उसके बाद में अंततः राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए। तो मेनली राष्ट्रपति के लिए भी ये शर्त रखी गई कि भाई उसे कम से कम लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता तो कम से कम उस व्यक्ति के पास हो। लेकिन जब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, तो वहां पर लोकसभा नहीं है, वहां पर है राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के पास योग्यता होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य चुने जाने की। मैं फिर से कह रहा हूं, वो होना नहीं चाहिए कि भाई लोकसभा का सदस्य उसे होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल उसके पास योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद एक और अन्य योग्यता आती है, और वो योग्यता यह है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर न हो। ठीक है, जब वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे उस समय वो किसी के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब ये तो ऐसी बात है कि भाई लाभ के पद रियल में होते कौन कौन से हैं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अनेक पदों को लाभ का पद बताया, लेकिन जो मेन यहाँ पर जानने वाली बात है वो ये है कि कुछ पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है। वो कौन से पद हैं जो लाभ के पद नहीं माने गए हैं, पद नहीं माने गए हैं, वो कौन से हैं वो जानना आवश्यक है। नहीं माने गए हैं उसमें एक तो बात करी गई है राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का पद एक लाभ का पद नहीं है। दूसरा उपराष्ट्रपति, ये पद भी एक लाभ का पद नहीं है। इसके अलावा राज्यपाल, ये पद भी एक लाभ का पद नहीं है। इसके अलावा जितने मंत्री हैं, जो भी मिनिस्टर हैं, जितने भी मंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो भी मंत्री हैं ये मंत्री भी, समस्त मंत्री ये भी लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री ये सब लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो राष्ट्रपति के योग्यता के संदर्भ में जो आर्टिकल 58 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, वहां पर 4 चीजें जानने वाली हैं। एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो, तीसरी बात वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और चौथी बात वो किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। तो यहाँ पर 2 आर्टिकल के बारे में मैंने आपसे बात करी है, एक आर्टिकल 57 के बारे में बात करी है और एक आर्टिकल 58 के बारे में बात करी है। इसमें पुनर्निर्वाचन को लेकर के पात्रता दी गई है और 58 में दी गई है आपकी योग्यता। अब बात कर रहे हैं आर्टिकल 59। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते। ध्यान रखिएगा यहां पर क्या बात कही गई है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर होंगे तो उन्हें पद पर रहते हुए कौन कौन से उन्हें चीजें मिलेंगी, यानी कौन कौन से उन्हें विशेषाधिकार मिलेंगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, वो सब बात की गई है इसमें। मेनली इसमें एक चीज तो ये कही गई है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर होंगे तो उन्हें बिना किराए का एक आवास मिलेगा, बिना किराए का, उसका किराया भी नहीं देना, बिना किराए के आवास में वो रह पाएंगे। और इसके साथ साथ उन्हें ऐसे भत्ते ऐसे विशेषाधिकार मिलेंगे जो संसद निर्धारित करे। यानी संसद के संदर्भ में इन चीजों को रख दिया गया है कि जो भी भत्ते देना चाहती है, जो जो सुविधाएं संसद उन्हें देना चाहती है वो दे सकती है, जो जो विशेषाधिकार देना चाहती है वो दे सकती है। वो सब चीजें किसके पास है? संसद के पास है। ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते होंगे उसमें कटौती नहीं करी जाएगी। मतलब एक बार जो हो गया उसमें फिर सामान्य स्थितियों में उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करी जाएगी, ये बात भी याद रखिएगा। तो ये जितनी भी सुविधाएं उनको मिलती है, काफी सारी सुविधाएं मिलती हैं, ये जितनी भी सुविधाएं हैं उन सब की चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 59 में की गई है कि भाई जब रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें पेंशन मिलेगी, वो पेंशन का प्रावधान कितने समय तक मिलेगी, उनके नहीं रहने पर फिर उनके परिवार वालों को कितनी पेंशन मिलेगी, आधी मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो सब चीजों की चर्चा इसमें है आर्टिकल 59 में। और इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 60 और ये इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। जो राष्ट्रपति की शपथ है उसके बारे में बात करता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर संवैधानिक पदों की जो शपथ दी गई है वो शायद आपको याद होगा कि वो अनुसूचियों में दी गई है, और ये आपका काम है कि कौन सी अनुसूची में संवैधानिक पदों की शपथ दी गई है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कुल मिलाकर के पहले 8 अनुसूचियां थी, बाद में 12 हो गई। इसमें आपको बताना है कि कौन सी अनुसूची में शपथ की चर्चा है। तो देखिएगा राष्ट्रपति की जब हम शपथ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति संविधान के संदर्भ में शपथ लेते हैं। मेनली संविधान के संदर्भ में वो 3 शब्दों की शपथ लेते हैं। एक तो कि वो संविधान का परिरक्षण करेंगे, दूसरा वो संविधान का संरक्षण करेंगे,
और तीसरी बात वो संविधान का प्रतिरक्षण करेंगे। यहाँ 3 शब्द हैं, सामान्य तौर पे अर्थ एक ही निकल करके आता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 3 शब्द कौन कौन से हैं। वो संविधान का परिरक्षण करेंगे, वो संविधान का संरक्षण करेंगे और वो संविधान का प्रतिरक्षण करेंगे। ये बात जो है वो राष्ट्रपति महोदय अपनी शपथ में लेते हैं। एक अलग है, एक डिफरेंट शपथ है जो है राष्ट्रपति महोदय की, जो आर्टिकल 60 में दी गई है और वो संविधान के संरक्षण से जुड़ी हुई है। और यहीं पर ये ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है तो वहां पर भी केवल यही बात कही गई है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। वो कब? जब वो संविधान का उल्लंघन करे। इस बात को समझने के लिए आपको एक प्रक्रिया को समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया देखिएगा, जब हम महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो इससे मेनली 2 आर्टिकल आपके जुड़े हुए हैं। एक तो आर्टिकल जुड़ा हुआ है 56 और एक आर्टिकल जुड़ा हुआ है 61, जो कि हमें पढ़ना भी था। आर्टिकल 56 क्या कहता है? ये बात करता है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, कि राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होगी, लेकिन 5 वर्ष से भी पहले वो समाप्त हो सकती है। कब? या तो वो स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे दें, या फिर उनकी मृत्यु हो जाए, और या फिर संसद हटा दें। देखिए, जब संसद एक विशेष प्रक्रिया के दौरान किसी पद को खाली करती है या किसी को हटाती है पद से, तब इस प्रक्रिया को महाभियोग नाम दिया गया है। इम्पीचमेंट इसको नाम दिया गया, महाभियोग नाम दिया गया। हालांकि हमारे संविधान में महाभियोग से केवल एक ही व्यक्ति को हटाया जाता है, वो राष्ट्रपति हैं। आप कहेंगे नहीं सर, संसद तो और भी लोगों को हटाती है, उपराष्ट्रपति को हटाती है, सीएजी को हटाती है, न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाती है, तो वो भी क्या एक तरीके का महाभियोग है? मैं कहने के लिए कह सकता हूं वो महाभियोग है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया ही है वहां पर। लेकिन संविधान में केवल महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है, अन्यथा किसी के लिए भी नहीं। अब देखिएगा, आर्टिकल 56 में यह बात की गई है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया किसमें दी गई है? आर्टिकल 61 में। अब इस बात को समझिएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया वास्तविकता में कैसे होती है शुरू। संसद हटाएगी। संसद में मेनली 2 सदन होते हैं। एक सदन होता है आपका लोकसभा और एक होता है जिसे हम कहते हैं राज्यसभा। पहली बात याद रखने वाली है वो ये है कि राष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है वो दोनों सदनों में से कहीं भी लाया जा सकता है, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि लोकसभा या राज्यसभा में अगर कोई प्रस्ताव लाना है तो प्रस्ताव लाने से पहले क्या करना होगा? प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। पहली बात तो यह है कि ऐसे नहीं है कि एटेंडम आज अचानक चले गए और जाने के बाद प्रस्ताव लाए और लाने के बाद कहा भाई सब लोग वोटिंग करो, राष्ट्रपति को हटाना है। ऐसा नहीं। अगर लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी, उसमें से कोई भी लोग, किसी भी पार्टी के लोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो 14 दिन पहले एक सूचना देंगे, ठीक है, सदन के प्रमुख को, कि भाई हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। और जब वो ऐसी सूचना देंगे तब ऐसे में सदन के प्रमुख ऐसी सूचना को कहां पहुंचाएंगे? राष्ट्रपति के पास, कि महामहिम आपको हटाने के लिए महाभियोग लाया जा रहा है इस सदन में। अब इस पे राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है? राष्ट्रपति के पास पहली पावर तो यह है कि राष्ट्रपति सदन में जाकर के मेनली एक तरीके से सफाई दे सकते हैं कि भाई हाँ, बात कर सकते हैं कि किस चीज पे लेकर के आप महाभियोग लेकर के आ रहे हो। कुल मिलाकर के वो अपनी सफाई दे सकते हैं। अगर इस बातचीत के दौरान कोई हल निकल करके आया और सदन इस बात के लिए तैयार हो गया कि वो इस प्रस्ताव को लाने के लिए तैयार नहीं है, तब तो बात यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन बात करने के बावजूद भी वार्तालाप का यदि कोई निष्कर्ष नहीं निकला और राष्ट्रपति महोदय सदन के सदस्यों को समझाने में विफल रहे, तब इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, तब ऐसी कंडीशन में आगे प्रस्ताव को रखा जाएगा उस सदन में। अब ये ध्यान रखिएगा, जब ऐसे प्रस्ताव को सदन में रखा जाएगा तो प्रस्ताव पर क्या होगी? अब होगी वोटिंग। अब ये ध्यान रखिएगा कि प्रस्ताव पास तभी होगा जब 2/3 बहुमत ऐसे प्रस्ताव को मिल जाए। लेकिन ये 2/3 बहुमत किसका है? उपस्थित एवं मतदान करने वालों का। बिल्कुल गलत। देखिए, संविधान के जो बाकी पद हैं वहां पर ज्यादातर शब्द आपको क्या मिलेगा? उपस्थित एवं मतदान करने वाले। मतदान करने वाले। उपस्थित मतलब सपोज डेट एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि लोकसभा में
पहले लाया गया था, एक पूर्वानुमति पहले जो ली गई थी वो लोकसभा में ली गई, पूर्व सूचना दी गई और लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। अब मान लीजिए उस दिन कुल मिला के मैं मान रहा हूं कि लोकसभा में जो सदस्य हैं वो हमने मान लिया कि 540 है, यानी 540 सदस्यों की ही लोकसभा है। लेकिन उस दिन जो आए वो 200 लोग आए और इन 200 लोगों में से 200 लोगों ने ही वोट डाला, मतलब 200 आए थे और 200 ने ही वोट डाला। तब बात यह है क्या इन 200 का 2/3 या फिर 540 का 2/3? तो राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव में ध्यान रखिएगा, बहुत कैड़ा प्रस्ताव है, क्योंकि यहां पर बात की जाती है कुल सदस्यों की। इससे मतलब नहीं है कितने आए हैं, मतलब इस चीज से है कि जो कुल सदस्य हैं उस सदन के, उनका 2/3 बहुमत प्रस्ताव को मिलना चाहिए। अगर 2/3 बहुमत प्रस्ताव को मिल जाता है तब तो भैया ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन ये पास केवल अभी एक सदन से हुआ है। इसके बाद ये दूसरे सदन में जाएगा, यानी राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस करी जाएगी यानी राज्यसभा में भी कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत अगर मिल गया तब तो ये पास हो जाएगा, और नहीं मिला तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और फिर राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा से भी ये पारित हो गया, पास हो गया, तब इस कंडीशन में उसी दिन से राष्ट्रपति महोदय अपने पद से हट जाएंगे। अब यहां पर मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि महाभियोग की प्रक्रिया को काफी मुश्किल बनाया गया, इतना मुश्किल कि चाहकर के भी संसद राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती। और देखिए आज तक ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि किसी राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया गया हो। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर उपस्थित एवं मतदान करने वाले लोगों की बात नहीं की गई है, यहां पर बात की गई है कुल सदस्यों के बारे में। तो कुल सदस्यों के बारे में, और इतने ज्यादा लोग हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, और उनका 2/3 ये पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस कंडीशन में महाभियोग की प्रक्रिया अभी तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ पारित नहीं हो पाई है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी की पूरी चर्चा जो थी वो क्या थी आपकी, आर्टिकल 61 में है। और ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति को हटाने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया कैसी है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पहले एक सदन में चर्चा होती है, उसके बाद दूसरे सदन में चीजें जाती हैं, फिर दूसरे सदन से जब पास होता है तभी राष्ट्रपति अपने पद से हटते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया। तो अगर प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत महाभियोग से हटाया जाता है, तो आर्टिकल 56 के तहत। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल 61 में। ये बात ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट इससे अगली बात करते हैं। एक आर्टिकल बचा हुआ है हमारा और वो है आर्टिकल 62, आर्टिकल 62। और ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कैसे भरा जाएगा। मेनली ये बात कर रहा है आर्टिकल 62 कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति कैसे करी जाएगी। अब ये ध्यान रखिएगा यहां पर क्या कहा गया आर्टिकल 62 में। यहां पर पहली बात तो ये कही गई कि उसका किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले, यानी कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष जो होता है उससे पहले ही क्या कराया जाएगा, निर्वाचन कराया जाएगा। अगले राष्ट्रपति के लिए क्या कराया जाएगा, निर्वाचन कराया जाएगा। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये स्वैच्छिक नहीं है, बल्कि ये कैसा है, ये बाध्यकारी है। इसमें किसी भी कारण से ये नहीं है कि टल गया या किसी कारण से टाला गया, इसे टाला नहीं जाएगा। हर कंडीशन में राष्ट्रपति का पदावधि समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा। चलिए ये बात तो जब है कि हाँ पता रहेगा कि राष्ट्रपति की अवधि अब समाप्त हो रही है, उससे पहले ही हम करा लेंगे। लेकिन काफी बार ऐसा भी तो हो सकता है कि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक समाप्त हो जाए, या मैं कह दूं कि आकस्मिक रिक्ति हो जाए। अब आप कहेंगे आकस्मिक रिक्ति कैसे हो सकती है, मैं कहूंगा सीधा सीधा मृत्यु से हो सकती है। अचानक मृत्यु हो जाए, भी मृत्यु का कुछ नहीं पता कब किसकी हो जाए। लॉकडाउन वैसे चल रहा है, पता नहीं कौन कौन देखो कैसे जा रहा है, कुछ नहीं पता। तो या तो मृत्यु हो जाए, दूसरी बात ये हो सकती है मृत्यु के अलावा कि महाभियोग से हटा दिया जाए, महाभियोग से संसद हटा दे, ये भी तो हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र दे दे अचानक,
कुछ ऐसा उनको हो जाए किसी भी कारण से कि उनको लगता है नहीं भाई वो अपना त्यागपत्र दे दे, इस कारण से आकस्मिक रिक्ति हो सकती है। और देखिए अगर इस कंडीशन में आकस्मिक रिक्ति हो भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे संविधान में एक पद और है और वो है उपराष्ट्रपति का पद। ध्यान रखिएगा ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति इनके कार्यों को संभालेंगे, इनके कार्यों को संभालने का काम कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। लेकिन अब आप कहेंगे क्या उपराष्ट्रपति फिर बची हुई अवधि के लिए रहेंगे? मैं कहूंगा नहीं। इसके लिए शर्त क्या है? उपराष्ट्रपति संभालेंगे तो, लेकिन यहां पर एक शर्त यह है कि फिर अगले 6 माह के अंदर अंदर, जब से राष्ट्रपति का आकस्मिक रूप से पद रिक्त हुआ है तो 6 माह के भीतर या 6 माह के अंदर क्या कराया जाएगा? नया निर्वाचन कराया जाएगा। इसका मतलब अगर आकस्मिक रूप से भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तब ऐसे में 6 महीने का जो कार्यभार है वो तो उपराष्ट्रपति संभाल लेंगे, लेकिन उस समय सीमा के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। अगली बात ये ध्यान रखिएगा, अगर इस कंडीशन में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तब ऐसे में नया चुना गया राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए रहेगा? क्या जो पहले वाले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी या जो पद रिक्त हो गया था आकस्मिक रूप से, उनकी जो अवधि बची हुई है केवल उस समय के लिए रहेगा या पूरे 5 वर्ष के लिए? तो यहां पर मैं बता दे रहा हूं जो अगला राष्ट्रपति चुना जाएगा वो अगले 5 वर्षों के लिए भारत का क्या रहेगा? राष्ट्रपति रहेगा। लेकिन अमेरिका में देखिए थोड़ा उल्टा है। अमेरिका में क्या है, अगर आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तब उपराष्ट्रपति उस पद को संभाल लेता है और फिर उपराष्ट्रपति ही उस पद पर रहेगा। जैसे मान के चलिए राष्ट्रपति का वहां पर कार्यकाल 4 वर्ष होता है, 2 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तब उपराष्ट्रपति उसके कार्यों को संभालेगा और मैं कहूंगा उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाएगा। अगले 2 साल के लिए वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यहां पर कार्यकाल 5 साल है, यहां पर मान लो 3 साल में आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, तब ऐसे में क्या होगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा चीजों को, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर नया राष्ट्रपति चुना जाएगा जो कि केवल बचे हुए 2 वर्षों के लिए नहीं बल्कि आने वाले 5 वर्षों के लिए क्या रहेगा? भारत का राष्ट्रपति रहेगा। एक चीज ये ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 62 को लेकर के। इसके अलावा कुछ प्रमुख तथ्य है जो आपको याद रखने हैं राष्ट्रपति को लेकर के। प्रमुख तथ्य है कुछ राष्ट्रपति को लेकर के जो पूछे जाते हैं। एक, उनके चुनाव से जुड़ा हुआ, चुनाव से जुड़े हुए। देखिए अगर पहली बात, अगर चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद हो गया, तब ऐसे में इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा एक आर्टिकल है और उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 71। इंपॉर्टेंट है और ये क्या कहता है कि ऐसा कोई विवाद अगर हो जाता है केवल राष्ट्रपति के लिए नहीं, साथ साथ उपराष्ट्रपति के लिए भी, तब ऐसे में उसका निपटारा जो है वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और यहीं पर एक बात और याद रखिएगा, अगर किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध करार दे दिया, अवैध करार कर दिया हो और ऐसे को रद्द कर दिया हो और इस समय तक मान लीजिए राष्ट्रपति ने या उपराष्ट्रपति ने कोई कार्य कर दिया हो, तब ऐसे में उस कार्य को अवैध नहीं माना जाएगा। जो किया गया कार्य वो किया गया, उसको नहीं चेंज करा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना कि मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में तो संसद के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं। किसी कारणवश अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग पड़ी हुई है और राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया गया और इस कंडीशन में फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जाएगा कि हाँ भाई इस राज्य की विधानसभा भंग पड़ी हुई थी या इतने विधायकों का पद जो था वो रिक्त था और उसके बाद में भी निर्वाचन करा लिया गया, ऐसे में निर्वाचन अवैध होगा। नहीं, इस आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध करार नहीं दिया जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कुछ विधायकों की सीटें या कुछ सांसदों की सीटें खाली थी। ये बात भी याद रखिएगा। तो एक तो ये चुनाव संबंधी मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो कराता है वो कौन कराता है? आपका निर्वाचन आयोग कराता है, निर्वाचन आयोग। और मैं आपको एक चीज बता दूं, निर्वाचन आयोग के बारे में जब आप बात करते हैं तो ये निर्वाचन आयोग कितने चुनाव कराता है? एक तो हम कहेंगे राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है, एक उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है, उसके अलावा जो विधानमंडल के चुनाव हैं, विधानमंडल वो ये कराता है, और जो आपका संसद के चुनाव हैं या मैं कहूँ सांसदी के चुनाव हैं ये भी कौन कराता है? आपका निर्वाचन आयोग कराता है। तो ऐसे मत सोचना कि विधानमंडल के जो विधायक वगैरह के इलेक्शन होते हैं वो आपका राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। जी नहीं, राज्य का निर्वाचन आयोग किसके कराता है? लोकल बॉडी के चुनाव कराता है। तब ये ध्यान रखिएगा अगर कोई चुनाव संबंधी विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का कोई विवाद है तो आर्टिकल 71 के तहत। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा
कि जब राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ेगा तो आपने एक नाम सुना होगा जमानत राशि का, कि एक जमानत राशि कोई भी व्यक्ति भारत में अगर कोई सा चुनाव लड़ता है तो उसके लिए बच्चों कैमरा बंद हो गया शायद, देखिए कोई भी व्यक्ति जो भारत में चुनाव लड़ता है उसके लिए एक जमानत राशि रखी गई है। वो चाहे ग्राम प्रधानी का इलेक्शन हो या ब्लॉक प्रमुख या ब्लॉक सदस्य का हो, जो ब्लॉक पंचायत होती है उसके सदस्य का हो, या जिला पंचायत सदस्य का हो, कोई सा भी चुनाव हो उसमें एक जमानत राशि जाती है जो आपको पर्चा भरते समय वो राशि देनी होती है। तो इसी प्रकार से ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के लिए भी एक जमानत राशि है, राष्ट्रपति के लिए भी एक जमानत राशि होती है, ठीक है। और ये जमानत राशि पहले तो कम हुआ करती थी, पहले 2500 हुआ करती थी, लेकिन इसमें बड़ा चेंज किया गया 1997 में, और अभी ये जमानत राशि कितनी है, ये 15,000 है, याद रखिएगा ये जमानत राशि 15,000 है। अच्छा, एक होती है जिसे हम कहते हैं जमानत जब्त होना। देखिए जमानत जब्त का मतलब होता है कि आपने चुनाव के लिए जो जमानत दी थी, यानी जो पैसे दिए थे, काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि वो पैसे मिलते ही नहीं हैं। अब इस जमानत राशि क्यों रखी गई? देखिए इसलिए रखी गई कि जो इलेक्शन लड़ने के लिए लोग आ रहे हैं कम से कम वो थोड़े से मैच्योर हो। मैच्योर का तात्पर्य यहाँ से ये है कि वो इतना तो परिपक्व रहें कि उन्हें कुछ हद तक वोट मिल जाए। अब ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ ले, क्योंकि देखिए जब कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो उसमें काफ़ी खर्च होता है, काफ़ी दस्तावेजी काम होता है। अब ऐसे तो हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ लेगा और लड़ने के बाद में मेनली क्या होगा, चुनाव आयोग उसी में फंसा रहेगा। आप खुद सोच के देखिए, ग्राम प्रधानी में आपको 100 लोगों को कम से कम जो है वो मतदान करना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए आप कितने पेपर होंगे, कितने बैलेट पेपर वगैरह छापे जाएंगे। तो इसी में जो चुनाव होते हैं, इसी में थोड़ी और गंभीरता लाने के लिए और चीज़ों को बेहतर करने के लिए जमानत राशि का प्रावधान रखा जाता है। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग जिनको ज़्यादा वोट नहीं मिलते, उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। और यहाँ पर जो हम बात करते हैं कितने वोट, तो वो होता है 1/6। ऐसा व्यक्ति जिससे कुल वैध मतों का 1/6 भी नहीं मिल पाता, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 1000 वोट हैं, ये 1000 नहीं, यहाँ पे मान रहा हूँ कि 600 वोट हैं किसी भी चुनाव के लिए। 600 वोट डाले गए, लेकिन कोई एक ए व्यक्ति है, इसे 100 वोट भी नहीं मिले। इसका मतलब क्या है, उसे 1/6 वोट भी नहीं मिले। इस कंडीशन में इसने जो राशि जमा करी थी वो राशि इसको नहीं मिलेगी। इसे बोलते हैं जमानत राशि का जब्त हो जाना। तो राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी है, 15,000 है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ता है तो उसे जरूरत होती है प्रस्तावक की। भाई कम से कम देखिए, ग्राम प्रधानी के लिए भी जब लोग पर्चा भरने जाते हैं तो अपने साथ 2-4 लोग लेकर के जाते हैं। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति के लिए भी प्रस्तावक और अनुमोदक का कॉन्सेप्ट रखा गया कि कम से कम वो व्यक्ति जो सबसे बड़े पद के लिए निर्वाचन लड़ रहा है, उस कंडीशन में उसके साथ पहले से ही कुछ लोग होने चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रस्तावक और अनुमोदक के लिए संख्या रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 50-50। पहले ये 10-10 हुआ करती थी, लेकिन 1997 में 2 बड़े चेंज किए गए। एक तो जमानत राशि में परिवर्तन किया गया, 2500 से 15,000 कर दी गई, और दूसरा प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 10 से 50-50 कर दी गई। ये बात भी जो है वो राष्ट्रपति के लिए विशेष तौर पर आप याद रखिएगा। तो देखिएगा आज की जो हमारी क्लास थी वो इम्पोर्टेंट थी, और मैंने 2 वीडियो में राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल थे, यहाँ पर मैं बात करूँ कौन कौन से आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 और 61 एंड 62 के बारे में बात करी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। 55 निर्वाचन की रीति की बात करता है। 56 पदावधि की बात करता है। 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है। 58 इनकी योग्यता की बात करता है, पद के लिए योग्यता। 59 राष्ट्रपति के जो परिलब्धियां और वेतन भत्ते हैं उसकी बात करता है। 60 राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है। 61 महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है। और 62 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति कैसे करी जाएगी। तो ये कुल मिलाकर के इतने आर्टिकल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हमें बात करनी है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसी में मैं शक्तियाँ करा दूं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ हैं भले ही वो नाम मात्र की हैं लेकिन बहुत ज़्यादा व्यापक हैं।
केवल कार्यपालिका से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि कार्यपालिका शक्ति भी है, विधायी शक्तियाँ भी हैं, न्यायपालिका से जुड़ी शक्तियाँ भी हैं, सैन्य शक्तियाँ भी हैं। तो काफ़ी व्यापक है राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ हैं, भले ही नाम मात्र की क्यों ना हो। तो उनके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। अगर वीडियो में मज़ा आया हो, आपको क्लास में मज़ा आया हो, तो फिर से कह रहा हूँ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कोई भी मैं नई वीडियो लेकर के आऊँगा, कुछ भी लेकर के आऊँगा, तो उसकी आपको सूचना पहले ही मिल जाएगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। और एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।